कमंडल को मंडल का चोला पहनना पड़ा, और वो शायद मुलायम टाइप नेताओं की वजह से ही था, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल डंके की चोट पे बात की पिछड़े वर्ग के लोगों की। कि मुजफ्फरनगर तक पहुँचते पहुँचते उन्होंने अपने बेटे को काफ़ी हद तक पूरी तरह से सत्ता और कंट्रोल दे दिया था। हालांकि और जो एक्चुअल डिफैक्टो कंट्रोल है समाजवादी पार्टी का, वो 2017 में ही होता है, वो जब अध्यक्ष बनते हैं अखिलेश यादव जी। लेकिन उसकी जिम्मेदारी तो मुझे लगता है अखिलेश यादव को खुद इसकी लेनी पड़ेगी। हेलो एंड वेलकम कारवा बातचीत में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार सीमा चिश्ती से मुलायम सिंह यादव की राजनीतिक और सामाजिक लेगेसी पे। मुलायम सिंह यादव का 10 अक्टूबर को निधन हो गया है। हम सीमा से, जिन्होंने यूपी कवर किया है अपनी लंबी पत्रकारिता की पारी में, जानेंगे कि मुलायम होने के क्या मायने हैं, भारतीय राजनीति में उनका क्या असर रहा है। वेलकम सीमा। शुक्रिया। सीमा, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि मुलायम होने के क्या मायने हैं। बड़ा अच्छा और मुश्किल सवाल है आपका, लेकिन 2-3 चीज़ें इसमें मैं कहना चाहूँगी। पहली बात तो मुलायम ने एक जो सामाजिक जो एक धारा है भारतीय राजनीति की, एक बहुत महत्वपूर्ण धारा, लेकिन काफ़ी कई दफ़ा धुलमुल सी लगती थी, उसको एक उन्होंने चरित्र दिया, एक कैरेक्टर दिया, और उसके लिए एक स्थान बनाया यूपी में। उसको बहुत अग्रेसिवली उन्होंने पुश किया। एक तो उनका वो रोल है। नंबर 2, हालांकि उनको मिनिमाइज़ करने की, उनका कद कम करने की बड़ी कोशिश होती है, उनको एक जाति विशेष से जोड़ के उनकी बात करने की, लेकिन उन्होंने स्वयं, और कई अध्याय हैं जिस उनके करियर में जिस पे हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन मोटा मोटी उन्होंने इसे एक समाजवाद और वर्ग की राजनीति से समेटने की कोशिश की, और उसमें बहुत हद तक वो सफल रहे। और उनका जो एक्सपेरिमेंट था दलित समाज के साथ भी और बसपा के साथ, उनका जो वो एक्सपेरिमेंट था वो भी बहुत अहम था यूपी में। और आगे चलकर भी उन्होंने ऐसे हालात खड़े किए, और मंडल का उन्होंने इस तरह से राजनीतिक उपयोग किया कि उससे उसका असर आप बीजेपी पर भी देख सकते हैं। यानी कमंडल को मंडल का चोला पहनना पड़ा, और वो शायद मुलायम टाइप नेताओं की वजह से ही था, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल डंके की चोट पे बात की पिछड़े वर्ग के लोगों की, अल्पसंख्यकों को साथ लाए। और ऑफ कोर्स अंत में उनका सबसे बड़ा महत्व ये था कि एक ऐसा दौर जहाँ पे यूपी बिल्कुल एक इतने बड़े टर्मोइल से गुजर रहा था, 89 के बाद का जो पूरा वक्त था, उसके पहले भी बहुत चीज़ें थीं, लेकिन उस दौर में मंदिर के चलते जो तमाम अभियान चल रहे थे, उसमें उन्होंने एक मॉडिकम ऑफ एक कॉम्पोजिट पॉलिटिक्स को ज़िंदा रखा। जब कांग्रेस ख़त्म होने के कगार पे थी, उसका बिल्कुल ढलना शुरू हो गया था, तब उन्होंने उसका झंडा एक तरह से फहराए रखा। ये तो बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन हो गया मुलायम का। मैं अपने जो नए दर्शक हैं, हम उम्र दर्शक और मुझसे भी छोटे दर्शक हैं, उनके लिए समझना चाहता हूँ। जैसे मुलायम सिंह की राजनीति में एंट्री 1960 के दशक में होती है। उससे पहले भारत में और ख़ासकर यूपी का राजनीतिक परिदृश्य कैसा था? बहुत ही तारीख़ी टाइम पे मुलायम सिंह यादव विधायक बनते हैं। वो जसवंत नगर से असेंबली का चुनाव जीतते हैं बतौर एक ससोपा, यानी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी जो समाजवादी पार्टी तब के समय की थी, उससे वो 1967 में बनते हैं। और ये बड़ा तारीख़ी टाइम है पूरे भारतीय राजनीति को अगर हम देखें, क्योंकि वो पहली बार है, नेहरू मर चुके हैं, उनकी मौत को 3 वर्ष हो चुके हैं, वो पहली बार है जब कांग्रेस की कमर टूट रही है पूरे देश में। 67 वो टाइम है जब से बंगाल में कांग्रेस का वर्चस्व जो बिल्कुल था वो टूटना शुरू होता है। तमिलनाडु में तो हम जानते हैं क्या हो रहा है 1967 में, उसके बाद वहाँ पे कांग्रेस की कभी सरकार नहीं आई। यानी एक गैर कांग्रेसवाद का आप यूँ समझें कि पूरा जो शुरू हुआ, और जो आरएसएस से जुड़ी जो राजनीतिक पार्टी थी जनसंघ, उसका बिल्कुल मेन स्ट्रीम में आ जाना, यानी वो एक तरह से यूँ कहिए कि पर्दे में थी 1948 में, उसके बैन हो
जाने के बाद, गांधी की हत्या के बाद जो उस पर एक कलंक सा था, उसको धोने की जो उसकी कोशिश थी, वो उसकी बिल्कुल एक कमिंग आउट होती है 1967 में। तो उसके पहले यूपी में कोई, इनफैक्ट मुलायम सिंह के पहले कई लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि बाद में 1977 में एक पिछड़ी जाति के मुख्यमंत्री होते हैं यूपी में, राम नरेश यादव बनते हैं मुख्यमंत्री 2 साल के लिए। लेकिन उसके पहले तो बिल्कुल ही वो थे जनता दल से, जनता पार्टी में थे। उसमें उसकी कैबिनेट में मुलायम सिंह यादव थे और कलराज मिश्र भी थे उसमें, और केसरीनाथ त्रिपाठी जो बाद में बहुत विवादास्पद स्पीकर थे बीजेपी के, वो भी उस पार्टी में थे, लेकिन उसकी चर्चा बाद में। लेकिन 67 एक ऐसा टाइम है जब जिसके पहले आप कल्पना नहीं कर सकते थे कि पिछड़े वर्ग का बोलबाला होगा, वो आगे आगे आएंगे, वो वोट, उनकी लीडरशिप में जो कंट्रीब्यूशन थी, जो उनकी संख्या थी, वो बहुत कम थी। तो बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरह से, और ख़ास तौर पे यूपी में, जहाँ पर अपर कास्ट का, सो कॉल्ड अपर कास्ट का एक बहुत इसका वर्चस्व, एक सामाजिक जो उनके हालात थे, इकोनॉमिक हालात जो थे, जो ज़मीन की ओनरशिप वगैरह से, वो सब वो पूरी तरह से इन सिंक थे। तो वो बहुत ही एक फर्म और एक बिल्कुल अटूट एक चीज़ थी जो नहीं लगता था कि उसमें कभी क्रैक्स आएंगे। लेकिन 67 के बाद जब मुलायम सिंह, ये एक इत्तेफाक भी है, जब से वो बनते हैं विधायक, तब से बिल्कुल चीज़ें बदलनी शुरू हो गई। उसके बाद ही है जब चरण सिंह के जो इख्तिलाफ हैं अपने तमाम और ग्रुप से कांग्रेस के भीतर, वो भी और इंटेंसिफाई होते हैं कांग्रेस और वो होती है 20 तरह के मुख्यमंत्री बदलती है कांग्रेस, उथल पुथल बहुत शुरू हो जाती है उसके बाद। तो वो भी एक बहुत ही अजीब सा दौर था, 10 साल तक। फिर इमरजेंसी होती है, इमरजेंसी के बाद कांग्रेस को और वहाँ से रिफ्यूज़ल मिलता है यूपी में। और यूपी से ही क्या, मतलब 77 के दशक में तो कांग्रेस की पूरे नॉर्थ में एमपी सीट्स में केवल 2 सीटें आई थी, पूरी तरह से सफाया था, और यूपी में उसकी 0 सीटें आई थी। तो बड़ा ही, वो भी हम लोग आजकल के दौर को समझते हैं कि यही एक उथल पुथल का और कांग्रेस के लिए भी एक बहुत अजीब व गरीब दौर है। लेकिन अच्छा, मैं जब थोड़ा हिस्ट्री पढ़ता हूँ तो मैं पाता हूँ कि 67 मतलब वो जो दशक है, वो एक अजीब सा दशक भी है। ये सारी तमाम बातें जो आपने बताई, उसके बावजूद भी जैसे इंडिया का क्लास पॉलिटिक्स से कास्ट पॉलिटिक्स की तरफ शिफ्ट है। मतलब उस समय एक नक्सलवाड़ी और इस तरह की तमाम महत्वपूर्ण घटनाएं इंडिया में हुई हैं, जो एक तरह से क्लास पॉलिटिक्स का ये हिंसक रूप था। और मुलायम आते हैं, मुलायम भी पहले जब चुनाव जीतते हैं तो क्रांति दल से जीतते हैं, भारतीय क्रांति दल जो चरण सिंह की थी, वो भी एक तरह से फार्मर्स को रिप्रेजेंट करते थे, जो कि एक क्लास ही है। मुलायम इसको फिर बहुजन या कोटा राजनीति की तरफ ले जाते हैं, ये उनका बहुत। तो ये इसमें कितना यूपी में इसका क्या असर रहा है बहुजन आदर्शन का? क्या इसने रास्ते खेले बहुजनों के लिए? देखिए, इसमें मैं थोड़ा आपसे, क्योंकि कास्ट का रोल एक बिल्कुल शायद पर्दे के पीछे, वो हमेशा एक एम एन श्रीनिवास तो इस पे कह चुके हैं कि किस तरह से भारतीय डेमोक्रेसी ने कास्ट को पी लिया, मतलब उसको अडाप्ट कर लिया। ये कहिए कि कास्ट सिस्टम ने डेमोक्रेसी को अडाप्ट कर लिया। तो उसका रोल तो हमेशा से था। तो ये एक मानना कि कास्ट एक अब आया है, पहले नहीं था, कि जो पहले क्राइटेरिया होता था आप किस हिसाब से लोगों को टिकट देंगे वगैरह, उसमें भी कास्ट की हमेशा से भूमिका होती थी शुरू से। और ये भी मानना कि ये तो एक तरह से ये एक अपर कास्ट की एक बिलीफ है कि कास्ट तो था नहीं तब, कि क्योंकि भाई वो फुट सोल्जर्स थे आपके, आप उनसे वोट मांगते थे, उसी हिसाब से आपके समीकरण बनते थे। तो कास्ट तो एक भारतीय समाज का एक सच है जिसको हम जितनी जल्दी स्वीकार लें उतना अच्छा है। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो एक अलग तरह से प्रतिबिंबित होता था हमारी पॉलिटिक्स में, बनिस्बत इसके जो 67 वगैरह के बाद हुई, जहाँ पर लोग खुल के अपनी कास्ट आइडेंटिटी की बात करते थे, हिस्सेदारी की उनकी बात होती थी। लेकिन इसमें एक तरह से जो राम मनोहर लोहिया की जो, या सोशलिस्ट पार्टी वगैरह का जो स्लोगन था कि ससोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60, यानी आप हमको हमारा हिस्सा दें। तो एक तरह से आप यूँ कह लीजिए कि वर्ग, इसलिए आप इसको नोट करेंगे कि अदर बैकवर्ड क्लासेस कहते हैं हम, नॉट अदर बैकवर्ड कास्ट, क्योंकि आपका भारत में शायद सामाजिक सच यही है कि क्लास से सबसे करीबी आपकी कास्ट और आपकी सामाजिक जो सच है वो है, क्योंकि उससे आपका वोकेशन डिसाइड हो रहा है, आप किसके साथ उठते बैठते हैं, आपकी सोशल मोबिलिटी उसी से तय हो रही है, आपके पास कितनी ज़मीन है ये उसी से तय हो रही है। तो उससे बहुत एक गहन उसका रिश्ता है। लेकिन खुल के चीज़ें तब सामने आईं शायद ये 60s
60 के दशक के बाद, 70s के बाद, और ख़ास तौर पे मंडल के बाद जब वो होता है, तब तक मुलायम सिंह एक तरह से बिल्कुल परिपक्व और रेडी थे। तो एक तरह से इतिहास ने भी उनका साथ दिया कि उन्होंने अपने आप को पाया 1991 में बतौर मुख्यमंत्री यूपी के, और तभी जो टर्मोइल हम लोग जिसके बारे में बहुत पढ़ते हैं कि वीपी सिंह के साथ जो हुआ, जब अडवाणी अपना रथ लेके निकल गए मंडल के उनके उस फैसले के ख़िलाफ़, उसका सीधा असर यूपी में भी पड़ा। जब बीजेपी ने उनसे हाथ खींच लिया मुलायम सिंह यादव से, तो मुलायम सिंह यादव तब फिर उसके बाद शिफ्ट होके वीपी सिंह से वो चंद्रशेखर के साथ चले गए, और उसके बाद उन्होंने फिर ये इस उम्मीद में कि कांग्रेस उनको सपोर्ट करेगी, और कांग्रेस ने समर्थन किया उनका कुछ महीने तक। लेकिन जब चंद्रशेखर से समर्थन वापस लिया राजीव गांधी ने, तब कांग्रेस ने मुलायम सिंह की सरकार से भी समर्थन वापस ले लिया। और ये याद रहे कि तब तक समाजवादी पार्टी बनी नहीं थी, तो समाजवादी पार्टी का भी गठन, जो मुलायम की अपनी पार्टी, उनके ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स को एक बहुत बड़ा ट्रिब्यूट है, वो बनती है 4 अक्टूबर 1992 में, जिसके बिल्कुल 2 महीने बाद। एक्चुअली चीज़ें इतनी तेज़ी से उस वक्त हो रही हैं और इतना कुछ हो रहा है कि हम लोग कई दफ़ा ये सीक्वेंस एक तरह से भूल भी जाते हैं। सीमा, अब जब हम उस फेज़ में आ ही गए हैं जो कि मुलायम की पॉलिटिक्स के लिए भी बहुत क्रिटिकल था, हिंदुत्व का दर्शन, बाबरी मस्जिद में एक मोबिलाइजेशन कार सेवकों का, और फिर मुलायम का वो गोली चला पुलिस को कहना रोकने के लिए हर कुछ करना जो एक राज्य सरकार के मुख्यमंत्री को करना चाहिए। इस दौरान किस तरह से देखते थे हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को मुलायम? क्या भारत के लिए खतरा मानते थे? अब ये कहना तो बहुत मुश्किल होगा कि निजी तौर पे उसको किस तरह से देखते थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इसको पॉलिटिकल एक्सप्रेशन दिया ऐसे मुश्किल वक्त में, जब बहुत आसान था बह जाना, और अब हमको लगता है कि भाई बसपा और सपा साथ आ गई तो बीजेपी पिछड़ गई, लेकिन बीजेपी एक सामाजिक और एक राजनीतिक ताकत के तौर पर तो तब भी बहुत प्रभावी थी। हालांकि 1991 में कल्याण सिंह को 221 सीटें मिलती हैं, मतलब खुद वो बहुमत से सरकार बनाते हैं, लेकिन बाबरी मस्जिद के गिरने के बाद भी उनको 177 सीटें मिली थीं। अच्छा। उनकी बीजेपी की कम हुई 221 से, लेकिन 177 सीट, एक 450 सीटों के राज्य में तो अच्छी खासी सीटें थीं। तो उस टाइम पे उनका एक प्रकार से एक अलग तरह का सामाजिक और राजनीतिक समीकरण तैयार करना, उनका हाथ बढ़ाना कांशीराम की तरफ, उनका अल्पसंख्यकों को साथ रखना, जबकि सामाजिक रूप से अगर आप देखें तो यादव बतौर एक जाति के, उनका उठना बैठना, उनका रोटी बेटी का रिश्ता या किसी भी तरह का ऐसा कोई संबंध मुस्लिम वर्ग से नहीं था, लेकिन उसको साथ रख के एक समाजवाद का एक आर्किटेक्चर, एक समाजवाद की छतरी बना के एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की तरफ पूरे स्टेट को ले जाने की कोशिश तो बहुत अहम थी हिंदुस्तान के लिए। और कई चीज़ें जो उसके बाद हुई मुलायम के इस फैसले से, वो शायद संभव ना होती। अगर ये ना होता तो शायद 1992 से 2014 तक हम सीधी लाइन खींच सकते हैं, लेकिन वो नहीं हुआ। कई तरह की चीज़ें हुई जिसने मजबूर किया और राजनीतिक ताकतों को, इंक्लूडिंग बीजेपी, कि वो इससे अपने आप को वो पोजीशन करे, वो भी अपने आप को, वो अपने ओबीसी लीडर्स को सामने लाए, उनको आगे रखे और काउंटर करे मुलायम को। मुलायम को मुल्ला मुलायम की उपाधि भी मिली उस वक्त, क्योंकि उनको कहा गया कि मुस्लिम परस्त हैं और ये उस रास्ते जा रहे हैं, लेकिन वो साथ वो अपने कैडर को समझा पाते थे कि पॉलिटिक्स, ये सवर्ण पॉलिटिक्स अलग है और हमें मुसलमानों के साथ भी अलायंस बना के चलना है। जी, मुझे लगता है अपने कार्डों को समझा पाते थे, और बहुत हद तक शायद ये समझा पाना उनके लिए काफ़ी रहता होगा कि पावर अगर हमें चाहिए, अगर हमें पावर चाहिए, एक मैं बहुत अच्छे तरह से बोल रही हूँ, सत्ता की लड़ाई है, हमारी हिस्सेदारी और भागीदारी की लड़ाई है, तो उसमें हमें पार्टनरशिप्स चाहिए जो एक ब्रॉडर सोशलिस्ट फ्रेमवर्क को वो काफ़ी हद तक इसको समझा पाए। बाद में जब धीरे धीरे राजनीति में और हिंदुत्व का प्रभाव बढ़ा, उनका खुद का कंट्रीब्यूशन कम हुआ, और उन्होंने भी उसके बाद कई कुछ क्वेश्चनेबल फैसले लिए, वेदर वो पूंजीवाद की बात हो जिसमें समाजवाद उनका काफ़ी मतलब घुल सा गया पानी में, उसका कोई बहुत वो किस हद तक समाजवादी हैं ये कहना बड़ा मुश्किल था। उनके जब बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से बड़े घनिष्ठ संबंध एज सीएम वगैरह थे, तो वो ज़रा क्वेश्चनेबल था। फिर कल्याण सिंह, जिनको वो जानते थे पहले अच्छे से, और जब वो बीजेपी से अलग हो चुके थे, लेकिन उनके साथ 2 बार उनका अलायंस करना, तो इन सब चीज़ों ने तो काफ़ी कंफ्यूज किया पूरे माहौल को बाद में। लेकिन शायद 90 के दौर में और 2003 तक कम से कम इनका काफ़ी एक कंसिस्टेंट, एक अपने लार्जर समाज को, अपनी जाति को और एक अन्य पिछड़े वर्ग को भी साथ रखने में काफ़ी इनका कॉन्ट्रीब्यूशन। बिल्कुल, मैं जब 2000 ये गुजरात
राइट्स की बात हो रही है, हिंसा जो हुई, मुसलमान विरोधी हिंसा, तब मैं जब टीवी देख रहा था तो मुलायम सिंह यादव के बहुत अच्छे भाषण आते थे, मतलब भाषण आते थे, उनमें वो कहते थे कि दूसरे बंटवारे की स्थिति बना दी है, बहुत एग्रेसिवली इसको काउंटर करते थे। जबकि मैं देखता हूँ कि अब अगर दंगे भी होते हैं तो नेता बचते हैं इस तरह की अभिव्यक्ति देने से। लेकिन फिर एक फेज़ आया है, मैं दलित बहुजन अलायंस क्यों नहीं बन पाया उस पर बाद में आऊँगा, लेकिन एक फेज़ आया है जब मुलायम के रहते हुए भी हम मुजफ्फरनगर जैसे दंगे देखते हैं और उसमें एक पार्टी ऐसा लगता है कि होने दे रही है। ऐसा क्यों होता है? मुलायम का ये परिवर्तन क्यों? ये 2013-14 की बात है, जब ठीक मोदी के आने से पहले। मुलायम के पूरे राजनीतिक पूरी अगर किताब है उनकी, तो उसमें कई अध्याय थे और कई अध्याय बड़े क्वेश्चनेबल थे। जैसे मैंने कहा, जैसे पूंजीवाद की तरफ उनका वो इस तरह का आकर्षण, अमर सिंह के साथ बिल्कुल साथ हो जाना, वामपंथी दलों के साथ धोखे की स्थिति एक दो दफ़ा, जबकि वैसे पूरा साथ दिया उन लोगों ने उनका, उनसे बिल्कुल अलग हो जाना, वो राष्ट्रपति बनने के सवाल पे हो या वो अचानक अब्दुल कलाम को सपोर्ट करने का फ़ैसला हो, इस तरह की कई न्यूक्लियर डील पे उनका वो जो फ़ैसला हो, तो एक स्टेज ऐसा आया जहाँ एक प्रकार की व्यवहारिकता, एक प्रैग्मेटिज्म का एक बहुत ही अजीब एक दौर था वो। और जब उन्होंने बिल्कुल इस तरह के फैसले लिए जो बहुत प्रैग्मेटिक उनकी नज़र में थे, तो शायद उनको इस बात का अंदाज़ा था कि हिंदुत्व अब धीरे धीरे उनके शायद उनके कास्ट वगैरह से भी, ग्रुप से और उनके लीडर से भी उनको इस तरह का प्रेशर मिला होगा कि इस तरह का हो रहा है। हालांकि मुजफ्फरनगर तक पहुंचते पहुंचते उन्होंने अपने बेटे को काफ़ी हद तक पूरी तरह से सत्ता और कंट्रोल दे दिया था। हालांकि और जो एक्चुअल डिफैक्टो कंट्रोल है समाजवादी पार्टी का, वो 2017 में ही होता है, वो जब अध्यक्ष बनते हैं अखिलेश यादव जी। लेकिन उसकी जिम्मेदारी तो मुझे लगता है अखिलेश यादव को खुद इसकी लेनी पड़ेगी कि कहाँ वो इस बात को समझ नहीं पाए कि मुजफ्फरनगर में क्या हो रहा है और एक प्रशासन को किस तरह से रिस्पॉन्ड करना चाहिए। अब आते हैं एक अहम सवाल जो आपने शुरू में तो छेड़ा ही था। मैं भी बहुत जिज्ञासा रखता हूँ उस सवाल के लिए कि एक पिछड़ी जाति है यादव्स की, अब होना ये चाहिए कि क्योंकि उसके पास एक वर्चस्व आया है, ताकत आई है, तो वो अन्य हाशिए की जातियों को भी, कमज़ोर जातियों को भी अट्रैक्ट करे, मोबिलाइज करे एक अपर कास्ट राजनीति के ख़िलाफ़। लेकिन होता यह है कि ये पिछड़ी जातियाँ हमेशा अपर कास्ट से ज़्यादा एक अगेंस्ट दिखती हैं लोअर, अपने से लोअर कास्ट है। जैसे मायावती और मुलायम सिंह, इसका अलायंस बहुत संक्षिप्त रहा, लेकिन इसके बाद बहुत सारे ऐसी चीज़ें हुई कि दोनों एक दूसरे से बात करना भी पसंद नहीं करते थे। आज तक मुश्किलें होती हैं, आज तक हम देखते हैं कि एकदम ऐसा लगता है, मतलब आप बॉडी लैंग्वेज से भी समझ आ जाएगा, भाषण से भी, कि दोनों, मायावती तो बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करती हैं सपा को। ऐसा क्या हुआ है? ये बनते बनते क्यों नहीं बन पाया? देखिए, इसके दो कारण हैं। एक तो गेस्ट हाउस कांड, जिसका हम लोग बहुत जिक्र सुनते हैं, 1995 में जो हुआ गेस्ट हाउस में, बहुत ही निंदनीय था, बहुत ही उसकी भर्त्सना करनी चाहिए कि वो जिस तरह से एक महिला लीडर के साथ हालात बने, तो उनका इस रूप में नाराज़ होना बहुत लाजमी है। लेकिन इसके और स्ट्रक्चरल कारण भी हैं, क्योंकि पूरी कास्ट सिस्टम की खूबसूरती ये है कि आप मुझे अगर ऑप्रेस कर रहे हैं तो मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन मुझसे नीचे जो बताया गया है मुझे, मैं उसको जहाँ तक ऑप्रेस कर सकूँ तो ठीक है। कि इस तरह की ग्रेडेड इनइक्वालिटी जो बी आर अम्बेडकर भी कह चुके हैं, जो कि पेरियार की भी एक स्पीच में बहुत मशहूर है, कि वो कहते थे कि वो जाके जब बयान देते थे कि आप किसी से कम नहीं है, आप किसी से ऊपर, आपसे कोई ऊपर नहीं है, तो खूब ताली पिटती थी। लेकिन जब वो कहते थे लेकिन तुमसे नीचे कोई नहीं है, तब खामोशी छा जाती थी। तो ये तो एक तरह का एक दौर, एक बहुत ही रिग्रेसिव दौर से हम लोग गुजर रहे हैं इस वक्त, जहाँ एक पूरी कोशिश हुई है कि एक अपर कास्ट डोमिनेंस में आप अकोमोडेट कर लें छोटी जातियों को, लेकिन उनके जो अधिकार हैं, एक सोशल जस्टिस है, सामाजिक न्याय की बात है, उसे बिल्कुल दबा दी जाए। तो मुझे लगता है उसके चलते इस वक्त काफ़ी बटा हुआ हिसाब किताब है, और इसीलिए हिंदुत्व उस पर काबिज़ बहुत आसानी से हो सकता है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी एक टॉर्च शाइन कर रहा है, जहां आपसी रूप में लड़ रहे कई सारे इस तरह के गुट उसको अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन वो आपस में एक राय बना के, एक समझ बना के
उसकी जड़ों को, अपने ऑपरेशन की जड़ों को देख नहीं पा रहे हैं। तो वो तो मुझे लगता है कि एक सामाजिक रूप से जिस दौर से हम इस वक्त गुजर रहे हैं उसको डायरेक्टली पॉलिटिक्स में वो दिख रहा है। और यूपी में याद रखा जाए कि कभी किसी भी तरह का कोई समाज सुधार वगैरह नहीं हुआ, जो महाराष्ट्र में हम लोगों ने देखा है, जो बिहार में एक तरह की रेडिकल पॉलिटिक्स रही, जिसे मैंने कहा कि लालू यादव और मुलायम सिंह यादव का एक अलग रोल रहा है। उन्होंने हमेशा वहाँ पे दलित समाज को, मुसलमानों को, यादवों को और जातियों को साथ लेकर चलने की कोशिश की। वो यूपी में एक कास्ट बहुत ज़्यादा हावी रहा राजनीति पर भी। बिल्कुल। इस मतलब अंबेडकर नाम भी हम सपा के लीडर से नहीं सुनते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि एक कास्ट उन्मूलन का सवाल, एनाइलेशन ऑफ कास्ट सवाल, दलित आंदोलन का, इवन मतलब पिछड़ी जातियों का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। लेकिन कभी इस पर कभी भी मुलायम सिंह से हम बात, मतलब मुलायम सिंह या सपा, मुलायम जब मैं कह रहा हूँ तो उस पॉलिटिक्स को रिप्रेजेंट करने वाले लोगों की बात कर रहा हूँ, नहीं सुनता हूँ। ऐसा क्या है, क्या इनके कहीं आता नहीं है कि कास्ट एनाइलेट होनी चाहिए भारतीय समाज से? शायद नहीं आता है। मतलब हमको उसमें सामाजिक रूप से बहुत ज़्यादा काम करना होगा कि लोग इस पे आ जाएं कि कास्ट को एनाहिलेट करना चाहिए। अभी हाल ही के आप ये देख लीजिए राजेंद्र गौतम के साथ जो हुआ, जो आपके मंत्री हैं, कि आप B.R. अम्बेडकर की तस्वीरें लगा रहे हैं हर जगह और आप बहुत बड़ा, आप नीली शर्ट पहन रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पर अम्बेडकर की बातें जो हूबहू जो ज़ीरोक्स है, उनकी जो ओथ है, जो शपथ वो लेते थे, जो अब भी होती है नागपुर में, अगर आप लें तो आप अनटचेबल हो जाते हैं। तो ये तो पूरा एक अप्रोप्रिएशन का दौर एक चल रहा है जहाँ हमको तस्वीर मान्य है, लेकिन उनकी जो सिद्धांतिक जो विचारधारा है उससे तो सख्त परहेज़ है। और ख़ास तौर पे अब, क्योंकि जिसको कहा जाए हिंदुत्व का एक हाइनून है और एक उसकी वो बिल्कुल अभी एक सिग्निफिकेंट, मैं बहुमत नहीं कहूँगी, लेकिन एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंशियल पॉपुलेशन भारत की उसके समर्थन में खड़ी हुई है, जो हिंदू आइडेंटिटी को अपना प्रीमियम आइडेंटिटी स्वीकार करती है। तो उसमें उसको तोड़ने की वो कल्पना नहीं कर सकती, कम से कम फ़िलहाल नहीं। आपको लगता है कि ये नेता कर सकते थे अगर कोशिश करते तो? इन नेताओं ने उस टाइम पे तो की चीज़ें, इन्होंने कोशिशें की उस वक्त, और वो एक अलग दौर था पॉलिटिक्स का, और तब शायद हिंदुत्व भी इतना खुलकर मुखर रूप से सामने आके असर्ट नहीं कर रहा था। इस तरह से जैसे हम लोग अब परवेश वर्मा को देखते हैं, वो आके जिस तरह के बयान देते हैं, उस तरह की मेन स्ट्रीम MPs वगैरह तो नहीं कर रहे थे। तो एक माहौल बिल्कुल उस वक्त, एक ऑपरेटिंग सिस्टम उस वक्त अलग था। अब ऑपरेटिंग सिस्टम ही एक मुख्तलिफ है। अब कार्यक्रम के अंत की तरफ है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये लेगेसी जो है मुलायम की, ये भारत के लिए अभी ज़रूरी रह गई है, प्रासंगिक है या नहीं है? देखिए, जिस हद तक मुलायम सिंह की कंट्रीब्यूशन रहा है, संगठनात्मक रूप से उन्होंने जो एक ताकत खड़ी करी है, एक पार्टी, एक बहुत ही उन्होंने बनाई अपनी समाजवादी पार्टी जो उन्होंने तैयार की है, तो वो तो एक लेगेसी बहुत मायने रखती है। और क्योंकि इसका ताल्लुक भारत के सबसे बड़े राज्य से है, यूपी, जहाँ पे 80 सीटें हैं, जो भारतीय राजनीति को डायरेक्टली प्रभावित करती हैं, ये बहुत अहम है उनकी लेगेसी। और वो क्या रुख अब अपनाते हैं, वो किस तरह से इसको, इन चीज़ों को आगे ले जाते हैं, क्या वो भी अब एडजस्ट होने के मूड में हैं, या वो एक इसको अलग से इसको चैलेंज करना चाहते हैं, ये बहुत अहम होगा। तो इस पे अभी द जूरी इज़ आउट एज से, तो और अब इसकी पूरी जिम्मेदारी ज़्यादातर तो अखिलेश यादव पर है। हालांकि शिवपाल और कई और लोग इंटरेस्टेड रहेंगे, मोदी जी खुद इंटरेस्टेड रहेंगे कि वो मुलायम सिंह की लेगेसी अपनाएं, वो मतलब यादव समाज के प्रति वो एक ऑलिव ब्रांच एक्सटेंड करें कि अब आपके बड़े ये एक कद्दावर नेता नहीं रहे, अब आप हिंदुत्व के अम्ब्रेला में आएँ। तो ये एक बड़ा, एक दिलचस्प दौर है। अखिलेश का नाम लिया आपने, क्या अखिलेश इस अट्रैक्शन को काउंटर कर पाएंगे? मोदी हिंदुत्व के उनके समाज का जो उनका जो वोट बैंक है, उसका अट्रैक्शन की बात आप कर रहे हैं, क्या अखिलेश काउंटर कर पाएंगे मुलायम की तरह? मुलायम ने तो बहुत सालों तक बचा के रखा ही है। एक तरह बड़ा मुश्किल सवाल है ये, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो मुलायम खुद ने कई दफ़ा कॉम्प्रोमाइज़ेस, कुछ ऐसे अजीब व गरीब उन्होंने किए कि ऐसा लगा कि उनकी कोई एक अंडरस्टैंडिंग है उन ताकतों से जिनके उनके ख़िलाफ़ हैं। LK अडवाणी ने अपनी किताब में मेंशन किया है कि वो उनसे मिलने पहुंच गए कि सोनिया गांधी को हम प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे 1999 में, और जया जेटली के घर पे मुलाकात हुई उनकी अडवाणी जी से। तो इस तरह के थे। और अखिलेश में एक बात मैंने देखी है, और शायद हम सब ने देखी है, कि उनमें एक्सपेरिमेंट करने की बड़ी इच्छा है और वो करते हैं। उन्होंने जिस तरह से आगे जाके बसपा से अलायंस किया, अपने आप को ज़रा सा कमतर ही पीछे रखकर, बुआ मतलब एक अलग तरह का उन्होंने उनसे
अलायंस किया। नंबर 2, उन्होंने जब कांग्रेस से अलायंस करने की कोशिश की तब मुलायम उसके खिलाफ थे। 2017 में उनका वो एक्सपेरिमेंट था, भले ही वो फेल हो गया हो। उसके बाद 2022 के पहले उन्होंने बाकी अपने आप को सिर्फ एक यादव नेता के तौर पे न लिमिट करके एक तमाम और जातियों को साथ लाके उन्होंने एक बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात कही। यादव की तरह लिमिट नहीं करते हैं तो हिंदू वही होने तो का खतरा ज्यादा बिल्कुल है। वही तो उनका वो एक, लेकिन मैं कह रही हूँ कि उनमें अभी ही इज यंग, उनमें अभी आगे बहुत साल हैं अभी उनको करने के, लेकिन उन्होंने जो दिखाया है एक प्रकार का लचीलापन, अगर वो बहुत ही लचीला होके वो बहुत मुलायम ना हो जाए तो उसमें ऑफ कोर्स खतरा है कि अगर वो पूरी तरह से उधर चले जाएं, लेकिन इस वक्त उसके कोई संकेत दिख नहीं रहे हैं कि वो पूरी तरह से उधर चले जाएंगे। तो कोशिश तो वो करेंगे ही, लेकिन हाँ इसका चैलेंज तो बहुत बड़ा है इस वक्त अखिलेश के सामने कि वो क्या वो आकर्षण जो सामाजिक और राजनीतिक उनकी जो उनका जो बेस है उस पर है, क्या वो उससे लड़ पाएंगे कि अपने जी, और अपना रास्ता एक अपना आगे ले जा पाते जी। सीमा, आज के लिए इतना ही। आपसे बात करके बहुत मज़ा आया, Thank you. हमसे बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा, आपने बुलाया, थैंक यू। और आप दर्शक दोस्तों का भी शुक्रिया बातचीत देखने के लिए। अगर आपको हमारी बातचीत पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारी वेबसाइट caravanmagazine.in पर जाकर मैगज़ीन सब्सक्राइब कीजिए और हमें कंट्रीब्यूट कीजिए, क्योंकि सच्चे मीडिया को चाहिए सच्चे दोस्त।